ये फसादात हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। 1947 में पाकिस्तान बना, इससे पहले दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 में हिंदुस्तान में इंतखाबात हुए, जिनका एजेंडा ये था कि कांग्रेस का दावा था कि हम पूरे बर्रे सगीर के सभी बाशिंदों की नुमाइंदा जमात है। मुस्लिम लीग का दावा था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। अब कांग्रेस ने मुसलमानों को मुतासर करने के लिए 45-46 में कांग्रेस का सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया। इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात तकरीबन सारी सीटों पर एक आध सीट के अलावा मुस्लिम लीग ने जीत लिए और मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनकर उभरी। अब उसूल ये था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, या वो इलाके या सूबे अपना एक सेटअप बनाएंगे मुसलमानों की तरजीहात के मुताबिक। जो हिंदू अक्सरियत के हैं वहाँ हिंदू। अब बर्रे सगीर में बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मसलन बलूचिस्तान नामी सूबा नहीं था, वहाँ कुछ रियासतें थीं जैसे कलात है और दीगर चंदे, उनको आज़ाद छोड़ा गया कि तुम जहाँ चाहो। जैसे रियासत बहावलपुर थी, इसी तरह कश्मीर के साथ हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ वगैरह। सबसे मुश्किल पेश आई पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं, मुग़लों के दौरे ज़वाल में रंजीत सिंह ने अपनी एक हुकूमत या बादशाहत बना ली। वो जो मुग़ल बादशाह थे उनका मुती और फरमाबरदार ना रहा, इंडिपेंडेंट वो हुक्मरान बन गया। और उसने मौजूदा जो पाकिस्तान है इसमें बहावलपुर, बलूचिस्तान और सिंध को छोड़कर बाकी ये मुल्तान है, डीजी खान है, पेशावर है, कुछ बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर हेडक्वार्टर लाहौर को बना दिया। 1801 से लेकर 1839 तक रंजीत सिंह लाहौर का और अपना इलाका जो था जिसमें कश्मीर भी शामिल था, बादशाह था, तकरीबन महाराजा कहलाता। बाद अंग्रेज़ों ने ये इलाके जिस तरह बरे सगीर के दूसरे इलाकों पर कब्जा किया है, यहाँ भी कब्जा कर लिया। ये सूरत हाल 1945-46 के इलेक्शन के दौरान एक नई शक्ल इख्तियार कर गई। जूँ ही 3 जून 1947 में ऐलान किया गया तक़सीम हिंदुस्तान का, तो इसे सिखों ने कबूल करने से इनकार कर दिया। सिखों का मौक़िफ़ ये था कि हमारा जो पंजाब है और इसमें हमारी मुक़द्दस इबादत गाहें हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, वो तक़सीम हो जाएंगे। जैसा कि रंजीत सिंह की समाधि थी, जैसा कि ननकाना साहब और तलवंडी ये इलाके थे। अब ये जो अब राहदारी बनी है, उस
उसी राहदारी के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात 1947 में यही थे कि हमारी जो मुक़द्दस सरज़मीन है, ये मुक़द्दस मकामात हैं, वो तक़सीम हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम पंजाब को तक़सीम नहीं होने देंगे। अब इधर मुस्लिम लीग ने ऐलान कर दिया कि वो अपना हेडक्वार्टर कराची बनाएंगे। सिखों ने कहा हम पंजाब तक़सीम नहीं होने देंगे, जो तक़सीम की बात करेगा उन्होंने अपने तलवारें निकाल ली कि हम गर्दनें उड़ा दें। अब असल बात ये थी कि बदले हुए हालात में एक ज़माना था तलवार का, रंजीत सिंह तलवार के ज़ोर पर पंजाब का हुक्मरान बन गया। अब हालात जब नए अंदाज पर आए तो सिखों को कुछ समझ ना आए। अब उन्होंने मुसलमानों को ये कहा जो यहाँ से जाएगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। इसके साथ हिंदुओं ने एक और तर्ज अमल इख्तियार किया। दिल्ली में और दिल्ली के गिरदोनवा के इलाकों में उन्होंने बग़ैर किसी वजह के मुसलमानों के इलाकों में घुसकर उन्हें मारना शुरू किया। अब ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ फैला, जो लोग ऑप्शन ये अंग्रेज़ों की तरफ से दिया गया कि जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहें रह सकते हैं, जो सिख और हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मुस्लिम लीग ने भी ऐलान किया हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे और बराबर के हकूक़ देंगे। लेकिन हालात को सिखों और हिंदुओं ने बिगाड़ा। हिंदुओं ने दिल्ली और गिरदोनवा में, सिखों ने वो अज़ला जो तक़सीम में इंडिया की तरफ आए वहाँ मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। सिखों ने गाँव में, शहरों में लोगों को मारना शुरू किया, कत्ल करना शुरू किया। अब नौबत यहाँ तक आई कि वो एक इलाके पर, एक बस्ती पर हमला करते हैं। हमले के नतीजे में मुसलमान अपना दिफा करते, वो थोड़े होते, ये मुसल्ला जत्था होता, मर्दों को, बच्चों को मार डालते। जो जवान औरतें थीं उन्हें अगवा करके ले जाते और ये बड़ी वारदातें होने लगी। गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, उसने इस सूरत हाल को संभालने के लिए कोशिशें की, मगर वो कांग्रेस ने उसे अपना गवर्नर जनरल तस्लीम कर लिया। जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी चालों से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा। कायद आज़म ने खुद को डिक्लेयर कर दिया यहाँ का गवर्नर जनरल मैं होगा, और मलका बरतानिया ने कायद आज़म को नामजद भी कर दिया। इस सूरत हाल में जो फौज थी वो लॉर्ड माउंटबेटन के कंट्रोल में थी, पुलिस भी। मगर जब मुस्लिम लीग या कायद आज़म की तरफ से ऐलान हुआ कि गवर्नर जनरल कायद आज़म होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा, तो उसकी दिलचस्पी फितरतन कम हो गई कि ये मुझे तो तस्लीम नहीं करते। मगर फौज में, पुलिस में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा बनी, लाहौर से 20, 25, 30, 40 किलोमीटर के फासले पर है अमृतसर, बल्कि इससे भी कम होगा। अमृतसर ज़िला जो है वो इंडिया में चला गया। फिरोज़पुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये अज़ला इंडिया में चले गए। यूँ देखें, गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, ये जो साहिवाल तक के इलाके हैं इधर ये बॉर्डर था यही। अब इंडिया से
उस वक्त ज़राए ऐसे नहीं थे जैसे आज के थे। ये चंद एक सड़कें होती थी, सड़कें भी नहीं होती थी। रेलवे का एक सिस्टम था। कहते हैं कि जो पहली गाड़ी दिल्ली से चली और लाहौर पहुंची, और उस वक्त महाजरीन के इस्तकबाल के लिए जो लोग खड़े थे, जब गाड़ी आकर रुकी तो उसमें से चंद एक लोग उतरे और वो रो रहे थे कि गाड़ी पर सिखों ने हमला किया। यहाँ से ट्रेन से उन्होंने कुछ लड़कियों को अगवा कर लिया और काफ़ी लोगों को जख्मी और कत्ल कर दिया। ये था वो माहौल। जो लोग काफिले पैदल आ रहे होते थे उन पर वो हमला कर देते। अब ये वो सूरत हाल थी जो तारीख में बदतरीन तशद्दुद और फसादात की अलामत बने कि बेकसूर लोग, मासूम लोग घरों में बैठे हुए हैं। खौफ ये है घर में रहते हैं मारे जाएंगे, हमारा साजो सामान भी छीन लिया जाएगा। बस जो बच निकलते हैं वो पुलिस स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएं। जिनकी बस्तियां ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल थी, 200, 250, 300 अफराद थे, वहाँ मर्द 150-200 थे, तो उन्होंने अपने साथ कुछ असला वसला रखा। औरतों वो पैदल निकले, ऊँटों पर, घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर अपना सामान रख लिया। तो ये सूरत हाल इस तरह बने कि पैदल लोग चल पड़े, बैलगाड़ियों पर चल पड़े। तो जो लोग ताकतवर थे, जो लड़ाई झगड़ा करना जानते थे, वो बच निकलने में कामयाब हुए। लेकिन ऐसा भी हुआ कि एक घर के 10 अफराद थे तो 9 मारे गए, दूसरे घर के 15 थे तो 10 मारे गए, तीसरे के 20 थे तो 12 मारे गए। इस तरह कहते हैं 65 लाख लोग तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए। मगर मजमूई तौर पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग माइग्रेशन करके इधर आ गए। हालांकि कानून ये था जो वहाँ रहना चाहे रह सकता है, जो पाकिस्तान आना चाहे आ सकता है। इसी तरह पाकिस्तान में सिख, हिंदू, ईसाई जो यहाँ रहना चाहते थे उनको इजाज़त। फिर एक और ऑप्शन भी था, ब्यूरोक्रेसी में, फौज में जो लोग मुलाजिम थे, मलके बरतानिया ने उन्हें पेशकश की, जो बरतानिया आकर रहना चाहें उनको इजाज़त होगी। काफ़ी सारे घराने ऐसे भी थे दिल्ली में, लाहौर में, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहने की बजाय बरतानिया चले गए। अभी तक वो उनके ख़ानदान वहाँ आबाद हैं। अब जो सिखों ने ये काम किया और ट्रेनें आई, लूटी पिटी औरतें, बच्चे, मर्द, यहाँ एक रिएक्शन हुआ कि फिर जो हिंदू सिख यहाँ से जा रहे होते थे उन पर भी उन इलाकों के लोगों ने, जहाँ महाजरीन आए, एक रिएक्शन हुआ। काफ़ी सारे लोग वहाँ यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे गए। ये पूरा एक मंजरनामा है। अब हुआ क्या, लोग आ गए 1955, 56, 57 तक, 60 तक भी ये माइग्रेशन होती रही है। 1965 में कश्मीर इशू पर हिंदो पाकिस्तान जो जंग हुई, उस जंग के नतीजे में हमने अपने बॉर्डर को सील कर दिया और बग़ैर इजाज़त, परमिशन के बैन हो गया। तो सूरत हाल तब्दील हो गई।
पाकिस्तान बन गया, लोग अपना घर बार, जिसको फितरतन अपने इलाकों से प्यार होता है, छोड़ कर आ गए। अब सबसे पहला रद्द अमल ये आया, अफसाना निगारों ने तकसीम और फसादात को मौजू बनाया। हमारे यहाँ मंटो उसमें अव्वलीन मिसाल है। फिर उसी दौर में अहमद नदीम कासमी भी हैं, इशफाक अहमद भी हैं, इसी तरह हिंदू हैं। कृष्ण चंद्र एक हिंदू हैं, उन्होंने पेशावर एक्सप्रेस अफसाना लिखा और फसादात ये दिखाया कि आधे हिंदू और सिख मारे गए, आधे मुसलमान मारे गए, बराबर बराबर। मंटो ने इसे, इन फसादात को एक और हवाले से देखा। उसने कहा कि फर्द, उसने नफ्सियाती तज्जिया किया कि फर्द जब तन्हा होता है और तरीके से सोचता है, अम्बोह में उसकी साइकी, उसकी नफ्सियात बदल जाती है। एक फर्द तन्हा है, वो शरीफ है, मुहज़्ज़ब जुलूस में जा रहा है, अचानक उसे पता चला कि हमारे रसूल पाक की तौहीन हुई, कुरान पाक, अब उसको पता नहीं है सूरत हाल, सिर्फ एक खबर मिली कि हिंदुओं ने कुरान पाक के कुछ औराक जला दिए हैं, चाहे उन्होंने न जलाए। अब वो जो 5,000 2,000 बंदे हैं जिन तक खबर पहुंची कि उन्होंने मस्जिद में वो जूतों समेत घुस गए हैं, उन्होंने कुरान पाक के औराक जलाए हैं, या नाउज़ुबिल्लाह कहीं कुरान आयत लिखी हुई थी, वहाँ उन्होंने कोई कालक, तो रिएक्शन में अम्बोह उठा और उन्होंने हिंदुओं और सिखों पर हमला कर दिया। ये एक साइकी आज तक भी चल रही है जज्बात की। ये मंटो ने ये कहा है कि फर्द की अक्ल पर गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है, वो जज्बों के ज़ेरे असर आता है। फ्राइड जो मारूफ माहिर नफ्सियात है, उसने जो अनकॉन्शियस का तस्वुर दिया, लाशऊर का तस्वुर दिया, उसके तहत फर्द के अंदर अक्ली सलाहियतें 10% हैं और 90% लाशऊर की गिरफ्त है। और वो लाशऊर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है इर्रेशनल फोर्सेस। इंसान के अंदर एक वहशी छुपा हुआ है, एक दरिंदा छुपा हुआ है। आम हालत में अक्ली कुव्वतें गालिब रहती हैं, हंगामी हालत में, अम्बोह में, फसादात में, जंग में, ज़ल्ज़ले की कैफियत में जो फर्द का अनकॉन्शियस है वो मुतहर्रिक होता है और वो शऊर के जजीरों को हड़प कर लेता है। ऐसे आलम में फर्द अखलाकियात, मजहब, इंसानियत, तहजीब को फरामोश कर देता है। यही कुछ हुआ कि सिखों ने मासूम लोग थे, बिला वजह उन्हें कत्ल किया कि ये लोग मुसलमान हैं, इनको कत्ल किया जाएगा। यहाँ मुसलमानों ने देखा ये सिख है और उधर से आने वाले मुसलमानों को सिखों ने मारा है, तो जो उनके हाथ लगा उनकी गर्दन काटी, उनके पेट चाक कर दिए, कत्ल किया। ये पूरा एक मंजरनामा था बड़ा खौफनाक। कहते हैं कि 2.5-3 लाख अफराद जो हैं कमोबेश, बाद लोग 5 लाख कहते हैं, बाद लोग मुबालगा करते हुए 10 लाख तक चले जाते हैं, कि रास्ते में आते हुए लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन एक बात तय है, 65 लाख लोग गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड थे, मगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग हिजरत करके, जान बचा के, डर के भाग कर इधर आ गए और रास्ते में वो सिखों के हाथों
कुछ हिंदुओं के हाथों मारे गए। ये मंजरनामा जब पाकिस्तान बन गया, सेटअप बन गया, महाजरीन का एक कैंप बन गया सबसे बड़ा लाहौर में, और बाद अज़ां उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर भेजा गया। लिया में भी महाजरीन आए, कोटद्दू में आए, डीजी खान में, ट्रेन जहां तक जिस रास्ते से जाती थी। अब जब लोग रहे मुख्तलिफ जगहों पर, मतरूका वक्फ इमलाक जो थी हिंदुओं सिखों की छोड़ी हुई, वहाँ मुसलमान जो महाजरीन आए उनको अलॉट कर दिए। अब सूरत हाल में एक और तब्दीली आ गई, वो ये कि माइग्रेशन सिर्फ पंजाब में हुई, मगर उन इलाकों से भी लोग उठकर इधर आ गए जहां ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ना हुई। मसलन कलकत्ता से, मसलन दिल्ली से, मसलन बम्बई से, मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने ये देखा कि यहाँ हमारा कारोबार नहीं है, मुलाजमत नहीं है, हिंदुओं का गलबा है, अगर हम मुसलमान हैं पाकिस्तान चले जाएंगे तो तरक्की के मौके भी होंगे। ये मुख्तलिफ फैक्टर थे। अब मसला ये हुआ, यहाँ जो लोग आए अपने वतन की याद, बेशक लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, रास्ते में हिजरत करते हुए हिंदुओं और सिखों के हाथों कत्ल व गारत का शिकार हुए, लेकिन एक बात तय है कि फिर वतन की याद, वतन की याद का हवाला इंग्लिश में इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। याद वतन या याद माजी, माजी को याद करना इंसान की साइकी का, इंसानी नफ्सियात का एक अमूमी मुजाहरा है। लेकिन एक हवाला जो हमारे फिक्शन में उभरा, फसादात पर नज़में तो लिखी गई वो कम है, अफसाने ज़्यादा लिखे गए, और फसादात के मौजू पर नावल लिखे गए। नसीम हिजाजी ने भी नावल लिखा है, क्या नाम है? बाद अज़ां कुरतुल ऐन हैदर का नावल छपा, आग का दरिया, पढ़ा है किसी ने? उसमें तक़सीम-ए-नींद के बारे में, तक़सीम-ए-नींद के बारे में है। नहीं, क्या है उसका मौक़िफ़ क्या है? एक बात, कुछ चीजें आपके सिलेबस में ना भी हों, आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर तो आप एमए करने के बाद कोई सर्विस के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको लिटरेचर की, अदबियात की नुमाइंदा तहरीरों का मुताला लाज़िम करना होगा, जिसमें कुरतुल ऐन हैदर भी हैं और इसी के साथ उदास नस्लें हैं, अब्दुल्ला हुसैन, फिर बाग है, ये भी उन्हीं का नावल, फिर नादार लोग है। कुरतुल ऐन हैदर ये कह रही है कि वो पाकिस्तान में थी और अहम उर्दू पर भी फाइज रही। सज्जाद हैदर यल्दरम और नज़र सज्जाद की बेटी हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं, मगर वो तक़सीम पर बहुत दुखी हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि बर्रे सग़ीर की जो तहज़ीब है, हिंदुस्तानी तहज़ीब है, ये हिंदू तहज़ीब नहीं है। वो कहता है कि इसमें मुसलमानों का भी हिस्सा है। 2500 साल की तारीख को उसने नावल में समेटा है।
अगर आप बरे सगीर की तारीख तहजीब को समझना चाहते हैं तो ये नावल बड़ा है। अब मंटोक ने फसादात के हवाले से इंसानी साइकी का अजीबो गरीब मुशाहिदा किया और उसे अपने अफसानों में, तवील अफसानों में समो दिया। कृष्ण चंद्र अब जो तरक्की पसंद तहरीक थी वो एक अजीब मखमसे से दो चार हुए। तरक्की पसंद तहरीक के लिखने वालों का मौक़िफ़ ये था कि बरतानवी साम्राज्य ने बर्रे सगीर में हिंदू और मुस्लिम और सिख इख्तलाफात को हवा दी है और यहाँ अमन की फ़िज़ा को मुतासर किया है अपने साम्राज्यी मकासद के तहत। लिहाजा वो जो कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी थी कि फ़र्द की अखलाकियात, फ़र्द का किरदार उसकी मईशत से मुंसलिक है, वो इस पर अपने अफसाने और नावल लिख रहे थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये नारा ही गलत था कि मुसलमानों का अलग मुल्क और सिखों और हिंदुओं का अलग, ये भाई मौक़िफ़, मजहबी मौक़िफ़ जो है वो इंसानियत के खिलाफ है। अब हम बात को ज़रा समेटते हैं ताकि हम एक मौक़िफ़ तक पहुँचें। 1947 के हिजरत के नतीजे में होने वाले फसादात सबसे ज़्यादा अफसाने में और फिर नावल में सामने आए, नावलेट भी लिखी है। हिंदुओं ने अपने अंदाज से, मुसलमानों ने अपन, लेकिन मजमूई तौर पर फसादात इतना बड़ा दुख थे और फसादात से लोगों के जिस तरह घर उजड़े, इसने लोगों को बहुत दुखी किया। तो जो अदीब होते हैं, शायर, ये बड़े हसास होते हैं, उन्होंने फसादात को देखा, कुश्त व खून को देखा और इसे फिक्शन में समो दिया। अगरचे नज़में भी लिखी गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नज़मों में वो इजहार जो है वो नॉस्टल्जिया के रूप में आया, याद वतन और याद माजी के रूप में आया। शायरी में नासिर काज़मी इसके नुमाइंदा है। नासिर काज़मी को, वो अम्बाला के रहने वाले थे, और दिलचस्प बात कि नासिर काज़मी की तालीम यहाँ लाहौर ही में हुई। वो क़याम पाकिस्तान से पहले ही लाहौर से वाबस्ता हो गए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके ख़ानदान वाले हिजरत से पहले एक कर्म बन रही है, उनको रोज़ी रोटी के लिए सबसे अहम मरकज़ जो नज़र आ रहा था और जो था वो लाहौर था। वो हिजरत से पहले, जैसे हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का घराना है, उनके वालिद 1930 के लगभग जाती उम्रा से अमृतसर से हिजरत करके वो लाहौर रोज़ी के लिए आ गए। यही वजह कि इस ख़ानदान को हिजरत नहीं करनी पड़ी, वो पहले ही यहाँ शिफ्ट हो गए। इसी तरह बहुत से हिंदू वो भी थे जो अपने कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में पहले से रह रहे थे। ये सारे लोगों ने हिजरत नहीं की, कुछ अपने सिलसिले में वहाँ पहले से मौजूद थे। अब जब तकसीम इस तरह हुई और उसमें फसादात हो गए, उसका नतीजा ये निकला कि जब लोग सेटल हो गए तो अपने दुख, अपने दर्द, अपने मुशाहिदात को उन्होंने बयान करना शुरू किया। तो हमारा फिक्शन
नावल और अफसाना जो है वो फसादात की नुमाइंदगी करने लगा। इस सिलसिले में जितने अहम लिखने वाले थे, मसलन उर्दू अदब और फसादात, ये लिखें, ये मजमून है इस पर मोहम्मद हसन अस्करी का, जिसमें मंटो का तज्जिया भी है। मोहम्मद हसन अस्करी का मौक़िफ़ ये है कि फसादात बराह रास्त कत्ल व गारत जो है ये फिक्शन का मौजू नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मंटो जो है वो इंसान को पेश कर रहा है। अब ज़रा एंगल तब्दील हो गया। अस्करी ये कह रहे हैं कि फसादात में इंसानों पर क्या गुजरी, अदब जो है वो जिंदगी का आईना है। तो अस्करी यही बात कह रहे हैं कि मंटो ने जो जिंदगी को देखा और इंसानों पर जो बीती, उसको उसने अपने फिक्शन का मौजू बना। और इसी हवाले से उसका एक बड़ा अहम अफसाना है जिसका नाम है टोबा टेक सिंह। सुना है? अपने आप को लिटरेचर का स्टूडेंट बनाएं इम्तिहान के महदूद सलेबस से हटकर, ताकि आप लिटरेचर की तफहीम कर सकें। टोबा टेक सिंह क्या है? मंटो कह रहे हैं कि जहां तकसीम के बाद तबादला हुआ और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने, वहाँ कैदियों का तबादला भी हुआ। तो एक शख्स जो टोबा टेक सिंह का रहने वाला था और हिंदू था, वो था पागल, मुजरिम नहीं था। आज भी बहुत से ऐसे लोग जो नॉर्मल ना हो और लोगों से लड़ते झगड़ते हों, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। एक शख्स एबनॉर्मल होने की वजह से वो जेल में बंद था, या कैदी था और एबनॉर्मल हो गया। अब जब उसे पूछा गया कि ये बताओ तुम कहाँ रहोगे, तो वो जेल के अंदर एक दरख्त था, दरख्त पर चढ़ गया कि मैं यहाँ रहूँगा। अब उसे मुश्किल से नीचे, उसने वहाँ बैठकर तकरीर करना शुरू की कि यही मेरा वतन है, मैं इस दरख्त पर बैठूंगा। उसे नीचे उतारा गया, उससे पूछा गया तुम पाकिस्तान में रहोगे या इंडिया में? उसने कहा मैं टोबा टेक सिंह में रहूंगा। उसने कहा वो तो पाकिस्तान में है, फिर आप पाकिस्तान में रहेंगे? वो फिर दरख्त पर चढ़ गया, मैं यहाँ रहूंगा। अब फैसला ये हुआ, चूंकि ये हिंदू है, इसको शिफ्ट करना है। अब वो शिफ्ट होने के लिए, इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं। उसे ज़बरदस्ती पकड़ा गया, घसीटा गया, और जिस वक्त वाघा बॉर्डर पर जो बाउंड्री लाइन थी वो वहाँ पहुँचा तो गिर गया। उसका आधा जिस्म पाकिस्तान में और आधा हिंदुस्तान में था, वहीं उसकी डेथ हो गई। अब एक नया मसला खड़ा हो गया, इसे जलाया जाए तो पाकिस्तान में जलाया जाए या इंडिया में? ये डेड बॉडी किसके खाते में हो? आज भी एक मसला है कि एक शख्स लड़ाई झगड़े के नतीजे में मर्डर होता है, जिस जगह उसका मर्डर हो रहा है वहाँ 2 थाने की हदूद मिलती हैं। हर पुलिस अपने उस जान छुड़वाने के लिए कहती है कि ये हमारे एरिए में नहीं है, हमारे थाने में ये नहीं है, ये दूसरे थाने में है। तो इस तरह टोबा टेक सिंह जो एक किरदार है, एक अफसाना है, वो ये बता रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि उसने कहाँ रहना है। पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान क्या है
वो एक पागल किरदार है जो बोल रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आती ये क्या कह रहा है। अब बात ये है, आपने मुतालिया पाकिस्तान में तस्वीर का एक रुख, एक एंगल देखा कि इंतखाबात हुए, पाकिस्तान बन गया। एक जो तख्लीकार है, अफसाना निगार है, नावल निगार है, ड्रामा शायर है, वो चीज़ों को अपने इमेजिनेशन से देखता है और इसी इमेजिनेशन की वजह से उसकी राय मुख्तलिफ होती है। वो चीज़ों को जैसे देखता है बयान कर देता है। अब कुर्रतुल ऐन हैदर हिजरत करके पाकिस्तान आ गए हैं, मगर वो तकसीम मुसलमान घराने में और सैयद घराने में पैदा होने के बावजूद बर्रे सगीर की जो मुश्तरका तहजीब थी उसकी मोहब्बत से वो बाहर ना आ सके। और इस बात पर जब ये नावल छपा आग का दरिया, और उसमें 2500 बरस पहले वैदक अहद है, वैदक अहद के बाद सिकंदर का हमला है, फिर मुसलमानों की हुकूमत है, और मुसलमानों के बाद फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज जब जाने लगे तो ये तकसीम का सिलसिला हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर की हमदर्दी थी कि काश ऐसा ना होता, ये लकीर न खींची जाती। अब नावल छपने के बाद जहां आर्टिस्टिक क्राफ्ट का नमूना है, उम्दा नावल है, और ये वर्ल्ड के बड़े नावलों में इसलिए शुमार हो सकता है कि इसमें उसने 2500 बरस को एक नावल में समेटा है, और फिर उसके करेक्टर हैं। हर अहद में गौतम भी है, अब एक करेक्टर उसके यहाँ चंपा है, वैदक अहद में चंपक है। ये चंपा क्या है? चमेली जिसे हम कहते हैं, अरबी फारसी में यास्मीन कहते हैं। चमेली का फूल जो है सफेद रंग का। अब उसको हिंदुस्तान की सरजमीन की अलामत बनाया है, एक खातून का कैरेक्टर है कि जो वैदक अहद में चंपक है, फिर चंपा बनी, और मुसलमानों के अहद में वो चंपा अहमद बन गए। और जब हिंदुस्तान फिर तकसीम हो रहा है, तकसीम तक वो लेके आ रही हैं। अब ये जो नामों की तब्दीली है, जो अदबियात का संजीदा तालिब इल्म है वो ये समझता है कि ये जो धरती होती है इसकी खुसूसियात औरत में सबसे ज़्यादा, कल्चर की नुमाइंदा औरत है, ज़बान की नुमाइंदा औरत है। अदबियात और शायरी को महफूज अपने दिलों में एक खातून ही रख सकती है, मगर वही खातून जो तहजीबी तब्दीलियाँ हैं उनसे भी दो चार होती है। नतीजतन हिंदुस्तान की तब्दीलियों को, सरजमीन की तब्दीलियों को औरत और उसके नामों से उसने बयान किया है। और ये मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने आप को महदूद नोट्स और इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा बुलंद करें। आप ऐसा करें, ये चीज़ें कुछ टाइम निकालें, पढ़ें। एक नावल जो है 2-2.5 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन में, 5 दिन में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको ये पता चले कि बड़ा अदब होता क्या है। इसी तरह यही फसादात और हिजरत के हवाले से, तकसीम बर्रे सगीर के हवाले से उदास नस्लें एक नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा है। उसका मंजरनामा दिल्ली से लाहौर और ये पंजाब, ये सारा है। उसमें उसने ये कहा है कि दर हकीकत फर्द जो है वो बड़ी तब्दीलियों की जद में होता है, ना चाहते हुए भी वो तब्दीलियां उसे मुतासर कर दें। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपने कोई नावल पढ़ा है?
हैं? आप में से किसी ने कोई नॉवेल पढ़ा है? हाँ शाबाश, बताए ना, कौन सा नॉवेल पढ़ा है? इसके हवाले से तो नहीं था, वैसे एक था कुछ मैंने मरद में शौक। किसका नॉवेल पढ़ा है? नॉवेल निगार का नाम बताएं। मैं आपको एक बात बताऊं, 5-7 नॉवेल हैं, ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा, ये पढ़ डाल। अपने दिमाग को खोलेगा, बड़ी सतह पर सोचने के लिए आप आए। ये जो आपका पेपर है इसमें देखें फसादात और मंटो है, फिर अफसाने में अलामत, तजरीद और उसलूब के तजर्बात हैं, फिर हिजरत और उर्दू अदब। पहला है फसादात, फिर है हिजरत। ये 2 टॉपिक हैं। फर्क क्या है? जब फसादात हैं, पाकिस्तान बन रहा है और इसमें फसादात में हजारों लोग लुक़्मे अजल बने। हिजरत ये है कि वो फसादात में बच निकले, मारे नहीं गए। कई बस्तियां थी वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। अब शिफ्ट होने के बाद उन्होंने दुख दर्द तो ये नहीं बर्दाश्त की कि उनके घर के लोग मारे गए हों, लेकिन एक कस्बा, एक गांव, एक शहर जहां एक खानदान रह रहा है और 200 साल से 300 साल से उसके रास्ते, उसके दरख्त, उसकी इमारतें उसे प्यारी होती हैं। एक फितरी मोहब्बत है। आदमी जहाँ रहता है उसका जो लैंडस्केप है, जमीनी मंजरनामा उसे अट्रैक्ट कर रहा है और उसे कहा कि छोड़ दो, और सिर्फ छोड़ना नहीं है, हमेशा के लिए छोड़ दो। अब जरा गौर करें, एक बस्ती है और बस्ती के कुछ फासले पर उसी बस्ती के लोगों का कब्रिस्तान भी है, जहाँ 200-250 कब्रें हैं। हर घर का कोई ना कोई फर्द जो है वो दफन हो चुका है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आपको ये कहा जाए कि हाँ जी ये अपने मकान छोड़ दें, सामान कितना लोग ले जा सकते थे? अपनी जान बचानी थी, फौरन निकलना था, खौफ था, तो फिर लोगों ने कीमती चीजें उठा ली, बाकी चीजें रहने दी। लिया का एक मंजर जो एक मोहल्ले में हुआ कि ट्रेन आई और फिर अचानक एक जल्दी से बाहर ट्रेन आ गई, तो लोगों ने देखा कि कई घरों में आग जल रही है, सब्जी पक रही है और तवे पर रोटियां रखी हुई हैं। अगर इस मंजर को देखें कि घर की खवातीन अपने अहले खाना के लिए खाना बना रही हैं, बर्तन लगे हुए हैं, अचानक अब छोड़ो बहरा और भागकर स्टेशन पर पहुंच गए, ये मंजर था ना। अब जो लोग यहाँ से माइग्रेट होकर गए हैं उन्हीं में एक ढींगड़ा फैमिली थी, बड़े खुशहाल लोग थे, सोने का एक बड़ा ताजर था, इंद्रभान उसका नाम था, जिसने एमशहर स्कूल बनवाया। तो अब ये जो मंजर था कि अचानक उनको जाना पड़ा, वो चले गए, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ से पानीपत पहुंची। एक शख्स इसी के यूं समझे कि वो नवासा ही लगता है, परमवीर, जो यहाँ की जुबान सराइकी बोलता है। मेरी अपनी उनसे गुफ्तगू हो चुकी है। जब नैया का जिक्र आता है तो वो रोने लगता है, वो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, वो अपनी माँ के साथ गया और वहाँ 1948 में उसकी पैदाइश हुई, लेकिन उसकी माँ यही ज़बान बोलती थी। और वो परमवीर कहता है कि मेरी माँ कहती थी कि लैया जो है ना, ये स्वर्ग है, स्वर्ग जन्नत है, और उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि मुझे वहां जलाया जाए और मेरी खाक लैया में ही वहां दरिया जो है बह रहा है वहां बहाई जाए। ये जो हिजरत
तजर्बा है, ये दूसरा तजर्बा है। फसादात एक अलग तजर्बा है। लोगों ने अपना सामान, अच्छा जो मवेशी थे उन्हें कहाँ ले जाते, गाय भैंस बकरियां मुर्गियां खवातीन की अपनी चीजें हैं, कबूतर किसी ने पाले हुए हैं, वो सारी चीजें छोड़कर अचानक उन्हें कहा गया कि चलो निकलो। सामान पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, सवाए पैसे और सोने के बाकी कोई चीज उठाना मुमकिन न था। अब जो यूं समझें कि लोगों के दिल वहीं रहे, जिस्म ने हिजरत की तो वो वतन की याद नॉस्टैल्जिया बनकर हमेशा उनको कसक देती रही। अब ये चीजें सियासत का मौजू नहीं बन सकती, ये हिस्ट्री में नहीं आ सकती। हिस्ट्री तो मेन स्ट्रीम को टच करती है। फर्द पर क्या बीती, हिजरत तो उन्होंने कर दी, एक जगह से दूसरी जगह वो आ गए, मगर हुआ क्या? लोगों को जब अपना वतन याद आता है तो जो दुख दर्द की कैफियत उन पर तारी होती है, उसका इजहार भी किया गया। अब इस सिलसिले में 2-3 बड़े अहम नावल लिखे गए हैं जहां हिजरत को मौजू बनाया गया। फसादात नहीं, फसादात अलग मौजू है, हिजरत अलग मौजू। हिजरत तो अपने वतन से मोहब्बत है। अब A.R. खातून का नावल है शम्मा, उसको जरा देखें तो आपको ये पता चलेगा कि लोगों ने अपना घर छोड़ा। औरतों को घर से एक फितरी मोहब्बत होती है, घर तो बनाती औरतें। अब उन्होंने वो सारी चीजें जो 20-30 वर्ष में बनाई, हर चीज घर की आराइश की, बर्तन लगाए, पर्दे लगाए, फर्नीचर बनवाया, एक घर को सजाया, और अचानक खाली बोलो निकलो बगैर न सीखा रहे मार देंगे। ये सारी चीजें जब छोड़कर फर्द निकला तो वो जगह उसके दिल से नहीं दी गई। अब पाकिस्तान आने के बाद लोग उन जगहों को अपने जहन में, अपनी यादों में दोहराते रहे। इसका नतीजा ये निकला कि तकसीम के बाद जब फसादात थम गए, हिजरत हो गई, मुल्क बन गया, और फिर अनकॉन्शियस में वो यादें लोगों को तंग करने लगी, तो फिर उसका इजहार अदब में हुआ। उसका मौजूद फसादात है, नॉस्टैल्जिया है, याद माजी है। शायरी में इसका नुमाइंदा जो है वो नासिर काज़मी है, जिसने अपना वतन अंबाला छोड़ा, उसके दरख्त, गली कूचे, उसके कबूतर, एक एक चीज उसे जब रह कर याद आती है। ये जो कलम बंद किया गया, ये तजर्बा हिजरत का दुख है जो हमारे अफसाने, नावल और शायरी में हुआ है। अच्छा, मैंने आपके जिम्मे एक काम लगाया था, किसी ने वो किया कि अपने इन टॉपिक को एक सफ़े पर इनका तारुफ लिख कर लाएं। कोई लिख कर लाया? कुछ पढ़े? ये एक हफ्ते में एक तारुफ में मैंने आपको किताबें भी बताई थी, ये पढ़े, उसके हवाले से अपने एक सिलेबस का